फंक्शन के डेफिनेशन का। तो रिलेशन तो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें फंक्शन का बात कर रहे हैं। तो फंक्शन होता क्या है? देखो, एक रिलेशन ही फंक्शन होता है, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे और किसे फंक्शन नहीं बोलेंगे, वही ये बता रहा है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी फंक्शन if for every input, हर इनपुट के लिए देयर शुड बी वन एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब क्या हो गया? फॉर एवरी इनपुट मतलब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, मतलब एक रेंज होना चाहिए। तो आपको अभी जैसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल देंगे तो आपको पता चलेगा कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक और केवल एक आउटकम आना चाहिए। क्या मतलब है इसका? वन आउटपुट कैन बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन इनपुट। अच्छा, इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे एक ए एलिमेंट ले, एक ए, सपोज हमारे एक सेट ए है जो हमारे रिलेशन के डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर सेट बी जो है वो हमारे को डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में बात कर चुके हैं। और यहाँ कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि डोमेन के हर एलिमेंट, ये है हमारा इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट, और इसमें हमारा आउटपुट है। तो जब हम वन इनपुट करते हैं तो मेरा आउटपुट ए आता है, टू इनपुट करते हैं सपोज आउटपुट सी आता है, थ्री इनपुट पे आउटपुट बी आता है, और फोर इनपुट पे आउटपुट डी आता है। अगर ऐसा रिलेशन है 1 कॉमा ए, 2 कॉमा सी, 3 कॉमा बी एंड 4 कॉमा डी, तो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर इनपुट के लिए एक और केवल एक आउटपुट है। अब बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा बच्चे से कि ये तो मैंने बता दिया आपको क्या कैसे फंक्शन बताते हैं। मैं बच्चे से पूछता हूँ कि 1 2 3 ए बी, वन एसोसिएटेड है ए से, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा बी, ये फंक्शन है कि नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो बच्चे मना कर देते कि ये फंक्शन नहीं है। नहीं, मतलब आप इसको गलत समझ गए। मेरा क्या कंडीशन है? हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। तो 1 के लिए एक आउटपुट है क्या? हाँ है। 2 के लिए एक आउटपुट है क्या? हाँ। 3 के लिए क्या है? क्या हर इनपुट के लिए है आउटपुट? और हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट है? हाँ, एक ही आउटपुट है। ऐसा कोई इनपुट है वो जिसके लिए दो आउटपुट आ गया हो? नहीं। आप इससे कंफ्यूज कर रहे हो कि बी पे दो है। यार, बी पे दो है तो आप इसको समझो 2 का भी आउटपुट बी पे है, 3 का भी आउटपुट बी पे है। वन आउटपुट कैन बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन इनपुट। लेकिन एक इनपुट का अगर ऐसा मैं लिख देता, अगर मैं ऐसा लिख देता कि वन ए पे भी जा रहा है और वन बी पे भी जा रहा है, तो गलत था। हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और केवल एक आउटपुट होना चाहिए, ये बात हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वन से ए पे भी, वन पे ए फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा, जबकि ये फंक्शन के कैटेगरी में। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई मशीन है मेरा, उसमें बटन्स हैं। तो मशीन में जितने बटन है, हर का कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। तो मशीन के हर बटन से कोई एक काम होना चाहिए और केवल एक ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही बटन से दो काम हो रहा है। जैसे हमारे कार के अंदर एक बटन ऐसा है जिससे हॉर्न भी बजता है और ब्रेक भी लगता है, और कब क्या होता है हमें पता नहीं। जब सामने कोई आया, मैंने उसको दबाया, हॉर्न बज गया, ब्रेक लगा नहीं, उसके ऊपर चला गया कार। क्या एक्सेप्टेबल है? क्या नहीं। तो और कभी ऐसा किया कि मुझे हॉर्न बजाना है और गाड़ी में ब्रेक लग गई, ये भी एक्सीडेंट करा देगा। तो मतलब आपका होना चाहिए कि हर बटन का कुछ ना कुछ काम होना चाहिए और एक बटन से एक ही काम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कार में 5-6 बटन ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, ऐसे ही लगा हुआ है। ऐसा कोई कार खरीदेगा क्या? बटन लगाने में पैसे लगते नहीं यार, तो नहीं खरीदेगा। तो आप ऐसे समझो कि हमारे मशीन में हर बटन का, ये मेरा बटन है मशीन का इनपुट, हर बटन का काम होना चाहिए और एक ही काम होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है दो बटन से एक ही काम हो, 2 से भी बी ही हो रहा हो, 3 से भी। हमारे होते हैं गाड़ी में कई ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक होता है, आगे का ब्रेक होता है, पीछे भी। एक ही काम ब्रेक लगाना कई बटन से हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। एक ही काम
के लिए मोर देन वन बटन हो सकता है, लेकिन एक बटन से दो काम नहीं हो सकता है। तो आप मेरे ख्याल से फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। अभी आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी का, क्या बोला, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो and state in each of the given case giving reason whether it is a function or not। जैसे पहला आप लेते हो फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ 2,1, इसका मतलब है 2 जो है 1 के साथ 2 इनपुट है और उसका आउटपुट 1 है, और 3 का 1 है। तो चलेगा क्या अगर आप इसको इस तरह का डायग्राम बना के देखेंगे? बिना डायग्राम के भी देखा जा सकता है। 2 1 पे जा रहा है, 3 भी 1 पे जा रहा है, हो सकता है ना। एक ही काम के लिए दो बटन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 से 2 पे जा रहा है, हाँ ये फंक्शन है। 4 से 2 पे जा रहा है। आपको देखना है कि यही इनपुट है, 2 1 पे और 2 कहीं और तो नहीं चला जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये ठीक है। 2 यहाँ है और 2 कहीं और नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़। यस दिस इज अ फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन है। सेकेंड वाला को जरा देखो, 2,2 और 2,4, ये गड़बड़ कर गया। 2 से 2 भी हो रहा है, 2 से 4 भी हो रहा है। अगर आप इसका डायग्राम बना के देखेंगे, 2 से 2 और 2 से 4, आहा ये नहीं हो सकता। एक ही बटन से दो काम, नो दिस इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड वाला आप देख लो, 1 2 1 कहीं और नहीं है, 2 3 2 और कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, हाँ ये फंक्शन है। आप डायग्राम बना के भी देखेंगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप समझ पाए होंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, या कि कोई भी रिलेशन गिवन है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। ऐसे करके हमने एक सोल्यूशन बॉक्स बना लिया। ये है आपका y, ये है आपका x। मैंने x का कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, लाइक -1 0 1 2। अब इसमें x का वैल्यूज डालोगे तो x का वैल्यू जैसे आप -1 रखा तो 2 इंटू -1 -2 +3 कितना आ रहा है 1। x का वैल्यू 0 रखो तो y 3, x का वैल्यू 1 रखो तो y 5, x का वैल्यू 2 रखो तो y 7। ये मेरा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ग्राफ के ऊपर x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, ये 0,3 है, ये 1,5 है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 2,7 है। अब चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 0 1 2 3 4 -1 -2 और इसमें 1 3। मैं एक एक ऐसे करके पॉइंट्स ले लिया क्योंकि हमारे लंबा ग्राफ ना हो। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब पहला पॉइंट है -1, तो -1, कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। दूसरा है आपका 0,3, x0 y3 यहाँ पे आ गया। अगला पॉइंट है 1,5। ये सब आप बहुत बेसिक मैंने छोटे क्लासेस से करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2,7 और इनको आप क्या करें, मिला दें, ऐसे मिला देते हैं और ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, ग्राफ का मतलब भी समझते हैं। जैसे ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,7। तो 2,7 का ये मतलब होता है कि हमने इसका मतलब ऐसा होता है, अगर आप एरो डायग्राम में देखेंगे तो 2,7 का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम है, 2 से कहाँ जा रहा है 7 पे। इनपुट हमने x2 दिया होगा तो आउटपुट मेरा 7 आ रहा है, फंक्शन में ये मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका 0,3, मतलब इनपुट मैंने 0 दिया होगा तो आउटपुट 3 आया होगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ का मतलब है फंक्शन में। ठीक है, और कैसे ड्रॉ करते हैं आप तो समझ ही गए। ये चलिए, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। अब अगर हमें ग्राफ गिवन है और वो फंक्शन है कि नहीं है कैसे जानेंगे, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सपोज हमने एक ग्राफ ले लिया ऐसा,
ऐसा एक ग्राफ बना लिया, बोला एक फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसा कोशिश करो ड्रॉ करें, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करे। वाई एक्सिस के पैरेलल, देखो एक्स के पैरेलल नहीं, वाई के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा। हाँ, यहाँ एक लाइन है जो ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ऐसा हो गया ना तो फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लो वाई कोऑर्डिनेट इसका 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2 y1। मान लो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो x कितना होगा इसका 2 y3, और इसका x2 और y सपोज 5 है। इसका क्या मतलब है, अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 3 जगह कट कर देता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्त कि 2,1 मतलब 2 से 1 पे जा रहा है, 2,3 मतलब 2 से 3 पे। अगर ऐसा हो गया तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। तो कभी भी ग्राफ के अंदर अगर आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को एक से ज़्यादा प्लेस पे कट कर रहा है, तो फंक्शन नहीं होगा। तो ग्राफ दिया है तो फंक्शन कैसे पहचानेंगे, बात समझ गए? चलिए, रूल हमने यहाँ लिख भी दिया है। Try to draw a line parallel to y-axis so that it intersects the graph at least 2 points. At least ये ग्राफ को एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कम कट करे तो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। जैसे which of the following represents graph of the function, ऐसा मैंने आपसे पूछा है। अब क्या करें, कोशिश करें कि y एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर ले जो इसको 2 पॉइंट पे कट करे। नहीं ड्रॉ कर सकते यार। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते थे, x एक्सिस के पैरेलल 2 जगह पे कट कर रहा है, उससे मतलब नहीं, मेरे को y के पैरेलल मिलना चाहिए। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या इसमें कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर दोगे जो फंक्शन को, इसके ग्राफ को 2 जगह कट कर दे y के पैरेलल? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये भी ग्राफ है फंक्शन का। लेकिन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर एक लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो क्या कर रहा है, इसको 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फिर इसके बारे में क्या कहना है आपको, ये ऐसा कोई लाइन पॉसिबल ही नहीं, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। तो होप आप ग्राफ दिया है तो फंक्शन पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का है और कौन सा नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। अगर हमें फंक्शन गिवन है तो उसका डोमेन कैसे पता करना है? डोमेन का मतलब होता है, अभी समझे, इनपुट का वैल्यू, मतलब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो x का क्या क्या वैल्यू उस फंक्शन में रखे जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए, मतलब उसका जो आउटकम आ जाए उसमें जो y का वैल्यू आए वो आपका रियल आए, डिफाइंड आए। ठीक है, तो उसके रूल्स हैं, जैसे किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर है, लाइक 1/x - 2, ये फंक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर है, तो अगर इसमें x के जगह आप 2 रख देंगे तो क्या होगा, 1/2 - 2 1/0 आएगा, और 0 डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये डिफाइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी किसी फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर है तो उसके वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ 0 होगा उस x को आप हटा दीजिए, उस x को उसके अंदर नहीं रख सकते, तो उसके डोमेन में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अच्छा, पहला पॉइंट है एवरी टर्म मस्ट बी डिफाइन। पहला पॉइंट, जो भी उसके अंदर आए ना वो डिफाइन होना चाहिए। जहाँ जहाँ कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है उसको तो पहले ही हटा दो। इन एक्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें देना चाहिए। दूसरा डिनोमिनेटर बोला तो देख ही लिया। तीसरा, एक्सप्रेशन अब अंदर इवन रूट, जैसे ए इवन रूट है क्या, सेकेंड रूट, ए फोर्थ रूट, इसके अंदर जो नंबर होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अदरवाइज स्क्वायर रूट ऑफ -4 का वैल्यू अगर आप निकालने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके कारण a नेगेटिव हो रहा है, उन x को डोमेन में नहीं लेंगे, क्योंकि वैसा x डालने से ना वो जो है ना उसका आउटकम जो है वो रियल नहीं आ रहा है, तो x के वैसे वैल्यू को नहीं लेंगे। डोमेन मतलब क्या, ऐसा x जिसको रखने से मेरा आउटकम y का वैल्यू रियल आए। लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ -27 का वैल्यू पूछा जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि -27 को आप ब्रेक करेंगे, सॉरी, -27 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3। तो अगर ये 3 है तो इसका आउटकम आ जाएगा -3।
ठीक है, अब समझ में आ गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इवन रूट है, जैसे स्क्वायर रूट है, तो कोई ऐसा नंबर आप ढूंढ ही नहीं सकते रियल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -4 आ जाए। अब फोर्थ रूट है, क्या ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हैं जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे और -16 आ जाए? -2 करेंगे 4 टाइम्स तो +16 आएगा। तो अगेन ये ध्यान रखना है कि इवन रूट है तो उसके अंदर जो नंबर एक्सप्रेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कुछ और रूल्स देख लीजिए। जैसे सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, पहला का डोमेन हम निकाल सकते हैं, दूसरे का डोमेन निकाल सकते हैं। अगर उन दोनों को ऐड कर दिया, बोला पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन को ऐड करके हमसे डोमेन पूछ लिया, या उनको सब्ट्रैक्ट करके या उनको मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके डोमेन पूछ लिया, तो आप क्या करो कि दोनों के डोमेन का ना इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ले लो, है ना, जहाँ पर दोनों डिफाइन है। ठीक है, अब इसको रिवर्स वे में कैसे यूज करेंगे, जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, बोला इसका डोमेन निकालो। आप क्या करो, इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब कॉमन पार्ट ले लो जहाँ पर दोनों डिफाइन है, वहीं पर इनका प्रोडक्ट या डिफरेंस या सम भी डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए अगर मान लो दो फंक्शन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग फॉर्म में है, तो बोला इसका डोमेन निकालो। बिल्कुल चिंता मत करो, आप इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन पार्ट ले लो। लेकिन साथ में इसको आपको एक और इसमें हटाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये जीरो हो रहा है ना, जी ऑफ एक्स, उन एक्स को भी हटा दो डोमेन में से, क्योंकि वैसा एक्स रखने से क्या फायदा, जब डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। डोमेन मतलब एक्स का वही वैल्यू लेंगे जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालने बोला। देखो अब ये जो एक्सप्रेशन है वो इवन रूट के अंदर है, वो अपना इवन रूट के अंदर है। तो अपने को पता है ये गड़बड़ कब करेगा, एक्स का ऐसा वैल्यू डाल दे कि ताकि ये नेगेटिव आने लगे तो गड़बड़ होगा। तो अपने को वही एक्स लेना है जिसमें इवन रूट, अभी हमने याद भी करवाया था आपको ऊपर, इवन रूट 2 4 6 किसी रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, ये तो साइन स्कीम का बात है। अभी मैं आपको कुछ देर पहले बोल रहा था बेबी कर्व मेथड जाके देखो, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। वो अगर आपने पढ़ रखा है तो इसको ब्रेक कर देंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अच्छा, लेकिन मेरा बेबी कर्व मेथड तभी लगता है जब हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। आपको एक छोटा सा बात पहले ही बताया, दोबारा ही बता रहा हूँ। अगर कहीं a माइनस बी लिखा हुआ है ना, आपको आप उसको चाह रहे b माइनस ए लिखना, तो आपको क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्योंकि a माइनस बी को माइनस और b माइनस ए लिखा जा सकता है। क्यों, आपका मल्टीप्लाई करके देखो, इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाओ तो ये क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस है, इसके इक्वल ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट ना पॉजिटिव हो जाए, तो 3 माइनस एक्स को मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या, x माइनस 3। इसके लिए आपको आगे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो 3 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस एक्स माइनस 3। और आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। ये सारा बेबी कर्व मेथड के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो। एक्स प्लस 3 और ये आ गया एक्स माइनस 3, और यहाँ हमने इनइक्वालिटी रिवर्स किया, ध्यान रखिएगा। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था तो वो लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया। अब इसमें क्या करना है, बेबी कर्व मेथड में अपने को वो सारा एक्स बताना है जिसके लिए लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब एक्स प्लस 3 को इक्वेट कीजिए 0 से, तो एक्स का वैल्यू -3, और x माइनस 3 को इक्वेट कीजिए 0 से, तो x का वैल्यू 3। इन दोनों को यहाँ रखा -3 3, इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन और इधर प्लस साइन। अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव। x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 है। कहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ए वाला रीजन हम ले लेंगे, और इक्वल टू साइन भी है तो -3 to 3x का यही वैल्यू अलाउड है। ठीक है, तो अपना डोमेन हो गया -3 to 3। अगर वापस से हमें x का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं आए, तो हमने इसको सॉल्व किया। 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी तो साइन स्कीम है।
और ग्रेट ये एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो निकल के आया मेरा -3 to 3। यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया था, इसलिए हमने नेगेटिव वाला लिया है। ठीक है, समझ में आया? काफ़ी आसान था। और आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, अब क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो है इवन रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है डेट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब ये सिंपल बात है, इसमें कुछ सोचने का मतलब है क्या? ये तो फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, लेकिन x का वैसा वैल्यू डालें जिसके लिए पॉजिटिव रहे। यार ये स्क्वायर है, तुम कुछ भी डालोगे नंबर कभी नेगेटिव होगा नहीं, जीरो हो सकता है, मिनिमम वैल्यू उसका जीरो होगा जब जीरो रखोगे, और जीरो भी +9 कर दोगे तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते जिसके लिए नेगेटिव हो। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, किसके लिए? किसी भी एक्स के लिए। तो इसका डोमेन हो गया इन बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एनी रियल नंबर। इसका डोमेन हो गया आर, तो कोई भी एक्स रखिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन मतलब एक्स का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारा यहाँ पर एक फंक्शन है x² - 3x + 2। अब बोला कि इसका डोमेन निकालो। डोमेन मतलब क्या? x का वो सब वैल्यू जिसको रखने से, इसमें x का वैल्यू रखने से ये फंक्शन डिफाइंड रहे। अब इसको क्या कर लेंगे, x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी अनडिफाइन हो ही नहीं सकता। x का कुछ भी वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, -3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे तो कोई रियल नंबर ही आएगा। तो रियल नंबर आएगा तो ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। तो एक रूल है यहाँ पर, क्या रूल है कि ये हम लिखवा देते हैं आपको, कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दे। पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पर x का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल दे देना, रट्टा मार लो कि उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। तो नोट पॉइंट, या एज ए शॉर्ट ट्रिक इसको यूज कर सकते हैं, डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल, domain of any polynomial is are all real number। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं बोलूँ कि x का पावर 22 - 9x प्लस 56x³, इसका डोमेन क्या? कुछ भी नहीं सोचना यार, ये क्या है? पॉलिनोमियल है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आया होगा। डोमेन पता करना है, अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए ना। वो देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो इसमें हमें पता करना है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, इस फंक्शन का। तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, डोमेन का मतलब होता है एक्स का क्या क्या वैल्यू अलाउड है इसके अंदर। तो एक्स का क्या वैल्यू इसके अंदर अलाउड है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ 1/समथिंग, 1/समथिंग अगर कहीं लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होने से पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है। तो कभी भी किसी फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर हो तो हमें उसका खास ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो इसमें हम एक्स का ऐसा वैल्यू नहीं रख सकते जिसको रखने से इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, डेट इज x-2 जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर डोमेन लिखेंगे आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर माइनस, उसमें से 2 हटा दीजिए, दिस इज द डोमेन। ठीक है, होप आप इसे समझ पाए होंगे, और रूल सारे हम पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वैसे एक क्वेश्चन और है, f of x = 1/x² - 3x + 2, और हमें इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डोमेन निकालने में क्या क्या होता है, जो जो फंक्शन है दैट मस्ट बी डिफाइंड, उसके अलावा कुछ एडिशनल रूल्स बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर है एंड शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो जरा देख लें कब कब जीरो होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो क्या करो, इस 2 को, ये 1 × 2, 2 आ रहा है, 2 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका सब -3 आ जाए। तो मेरे ख्याल से -1 - 2 मल्टीप्लाई करने पे +2, और मल्टीप्लाई करने पे +2 आ रहा है, और इसको अगर हम ऐड करें तो -3 आ रहा है। मतलब और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है,
जैसे -1 आया ना तो x-1 लिख दीजिए, और -2 आया है तो आप x-2 लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू या तो इसको इक्वल करोगे 0 से तो 1 आएगा, और इसको इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। मतलब x का वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा r माइनस रियल नंबर सारे हो सकते हैं, सिर्फ 1, 2 इसमें 2 से समझ पाए होंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसमें भी यही होना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ये जो दोनों पॉलिनोमियल है बोथ कैन बी फैक्टराइज्ड, दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है आप उसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली भी दिख रहा होगा कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लास्ट में लिखा हुआ है 1, उसको लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, तो आप इसको 12 को इस तरीके से ब्रेक करें तो उनका सम -8 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 6 and 2, -6 और -2 में आप ब्रेक कर सकते हो। और डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है इसका, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली इसको x माइनस 6 x माइनस 2 लिख सकते हैं, तो फैक्टराइज हो गया। अब डोमेन निकालने का पहला रूल है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस है ना, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस है दैट मस्ट बी डिफाइंड। तो ऊपर एक पॉलिनोमियल है दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है दैट इज आल्सो डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो फंक्शन जो हमारे पास आए हैं उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस फंक्शन के स्ट्रक्चर से क्या प्रॉब्लम है, इस फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 6 x माइनस 2, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ 0 होता है। तो ये आप फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 6 आएगा, और सेकंड फैक्टर को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो 6, 2 पे 0 आता है। इसका जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है 2 and 6, तो इसका डोमेन 2, 6 हो गया। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो इसका भी स्ट्रक्चर जो है कुछ उसी तरीके का है। ऊपर एक पॉलिनोमियल है x, इसकी तरफ से कोई दिक्कत है क्या, एक कोई मना करता है कि x का वैल्यू आप कुछ ऐसा है जो नहीं रख सकते इसके अंदर, x का कोई वैल्यू अलाउड है। दूसरा नीचे में है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। तो इस फंक्शन में जो टर्म्स इन्वॉल्व है, जो फंक्शंस आए हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फंक्शन के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नीचे एक स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट है मतलब जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये है, ये होना ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा भाई। अच्छा, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन इसमें डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब किसी का स्क्वायर रूट कब 0 होगा, जब अंदर का नंबर 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है डोमेन के लिए। जो एक बोला स्क्वायर रूट के अंदर है तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दूसरा जो यहाँ है डिनोमिनेटर के कारण दूसरा रेस्ट्रिक्शन इस पे है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, जिस एक्स पे ए भी एग्री हो ए भी हो, मतलब दोनों में से कोई प्रॉब्लम जिस एक्स पे नहीं आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है,
तो अब ये पहला पार्ट जो है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इसको तो हम फैक्टराइज कर लेंगे, और अभी हमने किया भी था इसको। ये आया था आपका x-2 इंटू x-1। ऊपर के क्वेश्चन में मैंने इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। अब इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन जीरो, कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका है वेवी कर्व मेथड, ठीक है, जो कि आपको पहले के लेक्चर से बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में ना बेस का काम करता है। अब इन दोनों को इक्वेट किया बारी बारी से। ये कब x का वो वैल्यू जब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। तो आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, और इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। इधर प्लस माइनस प्लस, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए? जिस x पे इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, मतलब पॉजिटिव आए। ये दो आ रहा है, एक आ रहा है -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। एक तो ये आ गया। दूसरा, ये 0 कब होगा? तो ये तो वही एक्सप्रेशन है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं x-2 इंटू x-1 में। तो ये 0 होगा जब x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू 1 और 2 नहीं होना चाहिए। x हमें a लेना है, साथ में 1 2 नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 1 पे भी ओपन है और 2 पे भी ओपन है, मतलब ऑलरेडी इसमें 1 2 है नहीं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है वो ऑलरेडी इसके अंदर है। तो मेरा डोमेन का जो आंसर हो गया यही हो गया, इस फंक्शन का डोमेन यही हो जाएगा, ठीक है। तो दो रेस्ट्रिक्शंस आए थे, दोनों रेस्ट्रिक्शन को लगाने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है यही आ रहा था। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर अलाउड इन दिस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमें डोमेन पता करना, और यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह का मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। न्यूमरेटर में इनको दिखा x² - 4, तो उसको ब्रेक कर देंगे बच्चे, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x - 2। अब a² - b² को लिखेंगे a + b इंटू a - b, दैट इज x + 2 इंटू x - 2, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका x - 2। अब इस दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, x - 2 को x - 2 से, लेकिन ध्यान रखना, देखो कैंसिलेशन अलाउड है। आप 2/2 को 1 लिख सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल करते हैं। √5/√5 को 1 लिख सकते हैं ना, जो न्यूमरेटर में है वही अगर डिनोमिनेटर में है तो आप कैंसिल आउट करके 1 लिख सकते हैं। लेकिन एक जगह ये रूल गलत हो जाता है, अगर न्यूमरेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो 0/0 कैंसिल आउट करके आप 1 नहीं लिख सकते। तो हमें ध्यान रखना है कहीं वैसा गलती तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये x के टर्म्स में है और ये 0 भी हो सकता है। तो 0 कब होगा? जब x का वैल्यू आप 2 रख देंगे, तो 2 - 2 0 है। ये वैलिड है, लेकिन x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 होता तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। तो ये आ गया x + 2, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, आपसे कोई पूछे x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 क्या x + 2 के इक्वल है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है यार। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया और ये इसके बराबर आया है, लेकिन कब? x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। x = 2 पे जो ये जो हमने कट किया, इसका मतलब 0/0 को कट कर दिया। या सिंपली ये ध्यान रखो कि x = 2 पे जो LHS है वो डिफाइन ही नहीं है। तुम x के जगह 2 रखोगे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 - 2 0, जबकि x = 2 पे RHS में क्या आएगा? 2 + 2 4। समझ रहे हो? ये अनडिफाइंड है x = 2 पे, और ये 4 आ रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो हर x के लिए इक्वल होना चाहिए था ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर यहाँ लिख देता है कि x ≠ = 2, ये दोनों इक्वल है, सिर्फ x अगर 2 नहीं रखो तो, हाँ तब ये सही है। मतलब ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन ध्यान रखना है x ≠ = 2। अब देखो ये, अब अगर यही मेरा क्वेश्चन होता कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको लर्न करा के रखा है किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है। उस हिसाब से इसका आंसर ऑल रियल नंबर हो जाता, लेकिन ये है नहीं। एक्चुअली था ये, जिसे हमने ऐसा लिखा है, तो ये दिस इज इक्वल टू x + 2, बट x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। मतलब इस
मतलब इसके अंदर आप x2 नहीं रख सकते, तो x का वैल्यू 2 अलाउड नहीं है, तो r-2 इसका डोमेन हो गया। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, काफी बढ़िया चीज था ये। ठीक है, ओके, करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, रेंज होता क्या है? रेंज होता है, जैसे डोमेन में बताया कि जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो x का क्या क्या वैल्यू अलाउड है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब उस x के वैल्यूज को रखने से y क्या क्या आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि अगर इसका x इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन का y क्या आएगा? तो आप इस फंक्शन के अंदर x के जगह 1 रख के देख लो, ये कितना आ रहा है? 5। तो फॉर x इक्वल टू 1 y इज 5। अब डोमेन में एक एलिमेंट x है, उसके करस्पॉन्डिंग y आ गया 5। तो ऐसे बहुत सारे x होंगे तो बहुत सारा y आएगा। तो कलेक्शन ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका डोमेन तो हमें पता है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। अब पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है? तो देखो, इसको कई तरीके से करते हैं, पहले फटाफट आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, देन वी विल गो टू द सब्जेक्टिव अप्रोच। शॉर्ट ट्रिक क्या है? कोई भी अगर और डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास हो, मतलब उसमें पॉलिनोमियल का डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ इस तरीके का हो, तो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी इसको हटा दो, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स हो जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता बोल देता है इसका रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो x का पावर 1 है और हाईएस्ट पावर वही है, तो और डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका रेंज r हो जाएगा। अब ये r आया कैसे? तो देखो, एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि जब भी डोमेन निकालने बोले ना, डोमेन निकालने बोले तो जो हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, दैट शुड बी आउटसाइड टू इनसाइड। इसको याद कर लो, और पूरे लेक्चर में मैं आगे के क्लासेस में इतनी बार इसको यूज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। डोमेन मीन्स यू हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और रेंज का मतलब है आपको जाना है इनसाइड टू आउटसाइड। ध्यान रखो, रेंज इनसाइड टू आउटसाइड, डोमेन आउटसाइड टू इनसाइड। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, उस फंक्शन में मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3। और ये अप्रोच ना उस समय काम करता है जब हमारे फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक ही जगह पे हो, ठीक है, या मोर देन वन प्लेसेस पे भी काम करेगा। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड का मतलब क्या है? सबसे पहले इस फंक्शन में ये फंक्शन फॉर्म कैसे हुआ होगा? x लिए होंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे और फिर उसमें 3 ऐड कर, तो यही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो x का वैल्यू इसमें कहाँ तक अलाउड है? x मतलब डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो, फंक्शन को इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, सबसे पहले x लिया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, जब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या हो गया होगा? 2x। x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, जैसे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी, क्या फर्क पड़ता है? माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। और अपर लिमिट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो
उस जो x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें +3 करना है, तो मैं इसमें +3 कर देता हूँ। 2x + 3 मतलब माइनस इन्फिनिटी +3 एंड इन्फिनिटी +3। माइनस इन्फिनिटी +3 माइनस इन्फिनिटी में आप 3 ऐड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो माइनस इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी में आप 3 ऐड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। मतलब 2x + 3 का वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से स्टार्ट किया और हम धीरे धीरे फंक्शन को फॉर्म करते गए, और 2x + 3 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो ये जो आ रहा है 2x + 3, इसका नाम क्या है, 2x + 3 का y, मतलब y जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और y का वैल्यू ही तो रेंज होता है, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच, कई क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, ठीक है। और ये इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया फाइंड द रेंज ऑफ x⁹ माइनस 3x² + 4, कुछ भी नहीं सोचना यार, और डिग्री पॉलिनोमियल है, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और डिग्री पॉलिनोमियल, आंसर सीधा कर दीजिए। इतना जो हमने नाटक किया ये सब करने का जरूरत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो फंक्शन को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन का क्या मतलब है, अलजेब्राइक फंक्शन उसको बोलते हैं जो फंक्शन आपका फॉर्म होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है। आप पॉलिनोमियल से स्टार्ट करें, उसमें रूट्स लगाएं, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब ऑपरेशन करेंगे, तो जो फंक्शन फॉर्म होगा इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन। इसके अब टाइप्स में आते हैं, तो अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कि उसमें पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है दैट मस्ट बी अ होल नंबर, इसको ध्यान रखेंगे। पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, उसमें जो वेरिएबल का पावर है होल नंबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि वेरिएबल जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट मोटा मोटी याद रखते हो, वैसे परफेक्ट नहीं है लेकिन पहचानने में बहुत हेल्प करेगा आपको, कि वेरिएबल का पावर होल नंबर रहे, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, और कोई डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वैसे जनरल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है उसका, इसका जनरल फॉर्म का मतलब होता है सबसे गंदा फॉर्म, मतलब सबसे भद्दा फॉर्म, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। तो देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x², ऐसे करते करते an(xn) ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तब इसमें जो a0 a1 a2 दीज आर a0 a1 a2 आर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है लाइक 2 5 9 और इस तरह का कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। और दूसरा x² x का पावर n, ये सब वेरिएबल है। तो कुछ कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरे कांस्टेंट को वेरिएबल के दूसरे पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका सम कर दीजिए। तो इस तरीके से जो फॉर्म होगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर कहीं नहीं है जहाँ वेरिएबल हो, दूसरा x का पावर सिर्फ होल नंबर अलाउड है। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिग्री जो होता है ना x का सबसे हाईएस्ट पावर कॉल्ड डिग्री, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। लेकिन ध्यान रखेंगे जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आप तो पहचानते हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। टाइप्स ऑफ फंक्शन में, अलजेब्राइक फंक्शन में पहले पॉलिनोमियल में है, और पॉलिनोमियल के टाइप्स देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ एक टर्म लिख रखा है डॉक्टर CID/GO। इसका मतलब समझते हैं कि अब से कोई भी फंक्शन पढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स को हम जरूर पढ़ेंगे, और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे क्लास 12 के अंदर, लेकिन ये सब आपको पक्का आना चाहिए। D फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर आप तो मैं बताऊं तो ये चीज आप जरूर देख लेना, उसका D फॉर डोमेन, R फॉर रेंज, C फॉर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है सब बताएंगे, I फॉर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या
डिक्रीजिंग है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डी फॉर डिक्रीजिंग। इतना चीज आप किसी फंक्शन का याद रखिए एज ए फॉर्मूला, आपको इतना हेल्प मिलेगा क्वेश्चन करने में, आपको रियलाइज कराऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जी फॉर ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ई फॉर तो फंक्शन इवन है, ओ फॉर वो फंक्शन ऑड है। मतलब कम से कम और भी चीजें होती है, इतना चीज तो आप याद ही रखो। अब कंटिन्यूअस का मतलब इंक्रीजिंग का फंक्शन मतलब डिक्रीजिंग, ग्राफ, इवन, ऑड, सब का मतलब हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप सुनते रहिए मुझे, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब y इक्वल टू, इसमें कुछ कांस्टेंट रहेगा, लाइक y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1/√। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे बात किया जाए कि इसका डोमेन क्या है, जैसे इन जनरल हम लिख देते हैं y इक्वल टू a। ठीक है, कोई कांस्टेंट वेर ए सम कांस्टेंट, तो हमसे इसका बात करें डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, x का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। इसमें x है ही नहीं, तो आप x फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो, x टू द पावर 0। x का पावर 0 क्या होता है, 1। मतलब इसके अंदर x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई करने में फंक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो a को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स का पावर 0। अब x के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला था d, d मतलब ऑल रियल नंबर। इसका जो डोमेन है वो है आपका ऑल रियल नंबर, और इन शॉर्ट हम इसे r भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। अब y का वैल्यू फिक्स है, 5 है। आप x इसमें 1 रखो, 2 रखो, √2 रखो, 1/2 रखो, माइनस में कुछ रखो, क्या फर्क पड़ता है, ये हमेशा यही रहेगा, a ही रहेगा, है ना, या 5 ही रहेगा। इसका रेंज फिक्स है, रेंज में एक ही एलिमेंट आता है जो भी होता है इसका a, तो रेंज है इसका a। उसके बाद नेक्स्ट है c। c का मतलब क्या होता है, सी मतलब कंटिन्यूअस। अब किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब है अगर आप उस फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, और कहीं भी आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर पेन उठाने का जरूरत पड़ गया मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ किया किसी फंक्शन, इस तरह का है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस को मैं CTS लिखा करूंगा। और जैसे मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ किया, फिर अगला बार यहाँ के बाद उसका ग्राफ ऐसे है, फिर इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे करके गया, और फिर यहाँ से स्टार्ट है। तो देखो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में कई बार ब्रेक आ रहा है, ऐसे ऐसे वैसे मान के चलेंगे ये यहाँ पर मिलता है, तो कई पेन उठाना पड़ रहा है ना, पेन उठाना पड़े मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम इसका बात करते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या है। तो y इक्वल टू 5 अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसा बनेगा, देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन की अगर बात करें तो हमने क्लास 9 से पढ़ रखा है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू 5, इसका जो ग्राफ होता है अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब x में कहाँ से पास होगा, x इक्वल टू 5 से। अगर ये x इक्वल टू -5 रहता तो x इक्वल टू -5 से पास करता, x इक्वल टू 9 रहता तो x इक्वल टू 9 से पास करता। इसका ग्राफ जो होगा, अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, y इक्वल टू अगर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। y इक्वल टू कांस्टेंट, मैं पहले y एक्सिस बोल दिया था क्या, सॉरी, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 5 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और पास कहाँ से करेगा, जैसे मैं बोल रहा था कि गलत बोल गया था मैं, कि y इक्वल टू 5 है तो y का वैल्यू 5 है, y इक्वल टू 5 से पास होगा। अगर ये -5 होता तो y इक्वल टू -5 से लाइन पास होता, y इक्वल टू √2 होता तो y इक्वल टू √2 से पास होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ग्राफ जो है वो कहाँ से पास होगा, जैसे y के वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5, तो y इक्वल टू 5 से लाइन पास होगा। ये इसका ग्राफ हो गया, ये आपका x एक्सिस है और y एक्सिस। तो ग्राफ ध्यान रखा। अब हम लोग आ जाते हैं, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, डॉक्टर CID कंटिन्यूअस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये मतलब होता है कि अगर आप, मैं यहाँ इंक्रीजिंग का क्लियर सेंस लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग इसका मतलब है कि अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हैं, x बढ़ रहा है, तो y भी जो है अगर वो बढ़ता है, मतलब फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। या x इंक्रीज करे तो y इंक्रीज करे, और इसमें टर्म्स यूज करेंगे बाद में, भी रफली बता रहे हैं। और डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जब आपका x इंक्रीज करे और y का वैल्यू डिक्रीज करे, देन फंक्शन को बोल देंगे डिक्रीजिंग। अब इसमें बात कर रहे हैं, देखो x कब इंक्रीज करता है, x इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, x इंक्रीज कब करता है, जब भी आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं ना, तो देखो x बढ़ता है, उस समय y का वैल्यू क्या है, y भी नहीं बढ़ रहा है, y वहीं का वहीं रह रहा है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे इंक्रीजिंग बोल भी देते हैं इसको बहुत टाइम। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ टर्म्स होता है, दैट आई विल डिस्कस लेटर। फॉर द टाइमिंग आप ये ध्यान रखो कि x इंक्रीज करे तो y इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं। डॉक्टर CID जियो में क्या बात करिए, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, कंटिन्यूस बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ बता दिया। इवन ऑड, इवन ऑड को ना हम अभी बताते हैं, इवन फंक्शन का क्या मतलब है और ऑड फंक्शन का क्या मतलब है। एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे, देन आई विल टेल यू कि क्या मतलब है इवन का और क्या मतलब है ऑड का, ठीक है। ओके, इवन फंक्शन का क्या मतलब है। इवन फंक्शन, फंक्शन को इन शॉर्ट आइकन लिखिए। इवन फंक्शन का मतलब है कि अगर आप ग्राफ में वाई एक्सिस को मिरर मान लो, वाई एक्सिस को क्या एज्यूम कर लो, वो मिरर है, दैट इज ये मिरर है, ठीक। वाई एक्सिस अगर मिरर है और ये मान लो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस मिरर है, तो अगर आप वाई एक्सिस को मिरर मान लो और इधर का ग्राफ का इमेज अगर वाई एक्सिस में देखें, तो इधर का ग्राफ जो होना चाहिए, LHS का ग्राफ जो होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का मिरर इमेज होना चाहिए, वाई एक्सिस में इमेज होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ऐसे करके एक ग्राफ बना, तो अगर आप ऐसा ही देखेंगे, अगर ऐसा, तो अब गौर से देखें, एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, तो इसका अगर वाई एक्सिस को मिरर माने आप, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा ग्राफ किसी फंक्शन का है, देन इट इज एन इवन फंक्शन। अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे आपको, लेकिन ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वाई एक्सिस में को अगर आप मिरर मान लो और लेफ्ट वाला ग्राफ का अगर राइट में इमेज बन रहा है, राइट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट वाला ग्राफ, राइट वाले ग्राफ का इमेज अगर लेफ्ट में प्रेजेंट है, देन इट इज इवन फंक्शन। अगर नहीं प्रेजेंट है तो इवन फंक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसको ऑड बोल देंगे, ठीक है, ओके। तो ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन है। तो जो हमारा, हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पर, वो y इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 5 को अगर आप देखेंगे, वाई एक्स, तो y इक्वल टू 5 ऐसा है, ऐसा ग्राफ होता है। अगर आप इसको मिरर मान लें, अगर ये लाइन है राइट हैंड साइड में, ऐसा लाइन है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इधर ऐसा ही बनेगा, बनेगा। अच्छा, मतलब इस पार्ट का ये इमेज है क्या इधर का ग्राफ, हाँ। सो दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। धीरे धीरे और भी एग्जांपल्स लेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फॉर द टाइम बिंग इतना ध्यान रखो। अब ऑड फंक्शन का क्या मतलब है, ऑड फंक्शन का क्या मतलब है, ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, ग्राफिकली पहले बात करना। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और किसी का ग्राफ ऐसा है। अब इसमें ना ओरिजिन को आप इमेज समझ लो, सॉरी, ओरिजिन को आप मिरर समझ लो, मिरर। अब इस मिरर में इधर कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम, ये मेरा इमेज है, तो प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है उसका इमेज उतना ही पीछे बनता है।
तो आप देखो इस पॉइंट का इमेज है इधर क्या? हाँ है। अगर आप इसको प्लेन मिरर मानेंगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। हाँ है। अगर इस पॉइंट का देखें तो इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करो ओरिजिन से और इतना ही पीछे आ जाओ, तो पॉइंट प्रेजेंट है क्या? हाँ। तो अगर ऐसा हर पॉइंट के साथ हो, कोई भी पॉइंट ले लो ओरिजिन में उसका इमेज उतना ही पीछे आके देखो। अगर ग्राफ पे हर पॉइंट का इमेज इधर ऊपर वाले को ऑब्जेक्ट मानो और ओरिजिन के अबाउट उसका इमेज देखो, अगर हर पॉइंट का इमेज अगर ओरिजिन में प्रेजेंट है ग्राफ के ऊपर, देन दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन, है ना। यहाँ मिरर का काम कौन करता है? ओरिजिन। मिरर ओरिजिन काम करता है, और ये ऐसे ग्राफ को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मान के चलते, जबकि इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इनके ग्राफ जो होते हैं ये होते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसको ध्यान में रखा। ये वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक होता है। जैसे इसको बोलेंगे क्या कि ये ओरिजिन के पास अबाउट सिमेट्रिक है क्या? आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो और इसका इमेज इसमें यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कहीं इमेज नहीं है ना। ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट तो ग्राफ के ऊपर है लेकिन इमेज वाला पॉइंट नहीं है, सो दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन, ठीक है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं, ठीक है। तो वैसे फंक्शन जो कि ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, जैसे मैं बोल दूँ कुछ इस तरह का ग्राफ ले लूँ, अब ये फंक्शन ना इवन है ऑड है। अब देखिए वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे फिर भी इसका इमेज इधर नहीं है। अगर आप ओरिजिन को मानेंगे तो इस पॉइंट का है ही नहीं, है ना। सारे पॉइंट्स का आपका इमेज होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। दिस फंक्शन इज नाइदर इवन, नीदर इवन नॉर ऑड। तो मेरे ख्याल से आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे इवन और ऑड का। जल्दी हम आपको बताएंगे कि उसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है इवन और ऑड फंक्शन होने का।